रेमन एरिस्टोक्रेट के एपिसोड 2 की शुरुआत में अर्श हम लोग को बता रहा होता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो लोगों के नेचुरल टैलेंट को स्टैट के फॉर्म में देख सकता है और वो स्किल को अप्रेसिव बुलाता है। वो कहता है कि मेरे डैड मानते हैं कि ये स्किल काफी ज्यादा काम की है और एक लॉर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और सब कहते हैं कि इस एबिलिटी का यूज करके मैं सर्वाइव करूंगा जब वॉर शुरू हो जाएगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीड्स को, जो कि अब घर का काम कराने में मदद करता है। काफी महीने बीत चुके हैं तो वो घर का ही एक पार्ट बन गया है। अर्श कहता है कि रीड्स मेरे साथ ही रहता है, न कि बैटल में पार्ट लेता रहता है। और एक ट्यूटर ने भी उसे काफी ज्यादा नॉलेज दी है, जिसकी वजह से रीड्स की इंजेन्युइटी भी काफी बढ़ गई है और अब वो उतना ही नॉलेजेबल हो गया है जितना इस घर में ज्यादातर लोग हैं। घर के लोगों ने और डोमेन के लोगों ने रीड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। जब उनको रीड्स के बारे में पता चला और सब देखते हैं कि कुछ मेड अब रीड्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ताकतवर है और थोड़ा सा हैंडसम भी, जिसके हम लोग देखते हैं रीड्स अब अर्श के पास आता है और कहते हैं कि आज हम लोग अपने लेसन करें क्या, जिस पर अर्श भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीड्स अब अर्श को पढ़ाई करवा रहा होता है और वही बता रहा होता है कि आखिर समर्थ फोर्थ एम्पायर कैसे बना और जो एंसर द किंग है जिसका नाम एनाथस बायडोरस है, पूरा कॉन्टिनेंट उसी के कंट्रोल के अंदर आता है। पर ये सारी जो घटना ये 203 साल पहले हुई थी। रीड्स सब कहते हैं लेकिन अभी समर्थ फोर्थ एम्पायर की हालत काफी बेकार है क्योंकि अभी जो किंग बना हुआ है बायडोरस 12 वो एक 8 साल का बच्चा है। ज्यादातर पावर जो उसकी रिटेनर्स के पास है वही सारी अथॉरिटीज को हैंडल करते हैं और क्योंकि एम्परर का पूरी तरीके से कंट्रोल है, हर जगह पर रिवोल्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से जो गवर्नर्स हैं वो क्राउन को डिफाई कर रहे हैं और लोकल्स को भी बहुत शो किया जा रहा है। ये सुनकर अर्श कहते हैं कि भले ही लड़ाई छोटी हो, फादर को ऑलरेडी भेजा जा चुका है लड़ाई को रुकवाने के लिए और एक दिन लड़ाई कभी न कभी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर को यूज करके टैलेंटेड लोगों को अपनी सारी इकट्ठा करना होगा एडवांस में ही। वो रीड्स से कहते हैं कि अगर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है कि शुरुआत कहाँ से होगी, जिस पर वो कहते हैं कि इधर मिशन प्रोविनेंस में, क्योंकि अभी वहाँ का जो गवर्नर है वो बूढ़ा हो गया तो शायद से अगले कुछ सालों में वो मर जाएगा और उसके 2 बेटे हैं। नॉर्मली जो बड़ा बेटा होता है वही अगला गवर्नर बनेगा, लेकिन जो छोटा बेटा है वो ज्यादा कैपेबल है। अगर करंट गवर्नर मरने से पहले डिसीजन नहीं लिया तो उसके जो बेटे हैं वो आपस में लड़ाई कर लेंगे कि आखिर गवर्नर की जगह कौन लेगा और उनकी वजह से वॉर शुरू हो सकती है क्योंकि वो दोनों ही चाहते हैं गवर्नर बना। ये सुनकर आर्ट्स कहते हैं कि तो काफी बुरा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो डैड किसकी साइड लेंगे, जिस पर रीड्स कहता है कि उनके हिसाब से बड़े बेटे को गवर्नर बनना चाहिए पर उनका डिसीजन थोड़ी माना जाएगा। ये सुनकर अर्श कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि फादर डायरेक्टली गवर्नर को सर्व नहीं करते हैं। बस अब कहते हैं कि हर प्रोविनेंस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। लैम्बर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैनेडा के अंदर लाई करता है और फादर कैनेडा डिस्ट्रिक्ट के हेडमैन के ब्यूरो सर्विस में है। मैं अभी भी बचाऊं लेकिन मुझे चीजें पहले से प्लान करनी होगी क्योंकि अभी मेरे साइड से रीड्स ही हुआ है और अगर फादर भी हार जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तभी रीड्स कहते हैं कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग अच्छा करेंगे तो दुनिया में लॉर्ड के लिए एडवांस होने में मदद हो जाएगी। चलो और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकतवर बनने के लिए, जिससे कि ऐसा ही हो। आप चिंता मत करना लॉर्ड आर्ट्स, मैं आपके साथ हूँ और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और सबसे बेहतर तरीका है आपको सेफ रखने का तो वो है सही लोगों को रिक्रूट करके। जिस पर अर्श भी कहते हैं हाँ चलो और लोगों को ढूंढने चलते हैं। जिसके बाद वो बाहर आते हैं जहाँ पर अर्श देखता है अपने फादर को जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो देखकर अर्श कहता है कि हाल फिलहाल में फादर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा इसलिए शायद से क्योंकि उन्हें पता है कि वॉर होने वाली है। वो अपने डैड से जाकर कहता है कि मैं न्यू रिक्रूट्स को ढूंढने जा रहा हूँ। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी किसी को ढूंढो जिसके अंदर मैजिक का टैलेंट हो। मैजिक बैटल्स में काफी ज्यादा क्रूशियल होता है पर मैं मैजिक को अच्छे से वील नहीं कर पाता हूँ और मेरे कुछ रिटेनर्स भी इतने ब्लेस्ड नहीं है। तब रीड्स भी कहने लगता है हाँ बैटल के अंदर जो मैजिक होते हैं वो काफी काम आ सकते हैं, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अब सोचता है मैजिक। एक बार मेरे फादर की रिक्वेस्ट पर एक अजीब डिवाइस पहना था जिससे कि मैं थोड़े समय के लिए मैजिक यूज कर पाने वाला था, पर उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर होता है। ये देखकर उसके डैडी से काफी डिसअपॉइंट होते हैं और उन्होंने आर्ट्स से फिर से कभी निकाल मैजिक को यूज करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्ट्स और अब रीड्स निकल जाते हैं नए लोगों को ढूंढने के लिए। वहीं पर अब अर्श सोच रहा होता है कि मुझे एक काफी कमाल की मेज को ढूंढना होगा जो कि बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट हो। आगे से हम लोग देखते हैं वो लोग टाउन में आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो काफी सारे लोग होते हैं। रीड्स बताते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन 50,000 है। ये सुनकर अर्श हैरान होता है और कहते हैं कि लैम्बर्ट से तो ये 50 गुना ज्यादा है। जिस पर रीड्स कहते हैं कि ऐसे इसलिए क्योंकि कैनेडा डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है। सामने देखो यहाँ का कैसल है, वहाँ पर वो फैमिली रहती है जो की इस डिस्ट्रिक्ट को रूल करती है। और उस कैसल को देखकर कहते हैं कि यहाँ का जो कैसल है ये तो काफी कमाल का है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी अमीर लग रहे हैं। जैसी लाइफ यहाँ के लोगों की है वैसी लाइफ मैं लैम्बर्ट के लोगों को भी देना चाहता हूँ एक दिन। तभी उसे कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है, ट्राई करके देखो। तो अब अप्रेजल यूज करके टाउन में एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढने लगता है। काफी दिन होने के बाद जब उसे कोई भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिलता है, वो अब कहते हैं कि पर्सन के स्टेट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज और एपिटाइट रैंक्स होती है। उनका एक्चुअल जो टैलेंट होता है पर रिजल्ट का 2 टाइम्स होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर उनके पास हाई स्टेट नंबर्स हैं लेकिन राइट एप्टीट्यूड नहीं होगा तो कोई भी फायदा नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से आर से गली के पास रुकता है जहाँ वो देखते हैं उस गली के अंदर थोड़े से गरीब लोग बैठे होते हैं।
और उसको वहाँ पर रुका हुआ देख भी आ जाता है और वो भी गली में देखता है और वो कहते हैं कि जहाँ पर अमीर लोग होते हैं वहाँ पर गरीब लोग भी होते हैं। ये सुनकर अब अर्जुन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी रीड्स उसकी बात समझ आता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो, मुझे भी ये कहते समय दुख हो रहा है, पर अभी हम लोग इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस कहते हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी मेरे पास पावर नहीं है इन लोगों को बचाने के लिए। पहले मैंने सिर्फ अमीर लोगों को देखा था और मुझे लगा कि ये काफी कमाल का टाउन है, पर एक अच्छा टाउन वो होता है जहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पा रहे होते हैं। मैं ऐसे ही एक डोमेन बनाना चाहता हूँ। मैं अभी शायद से काफी नाइव हूँ, पर मैं ये होप कर रहा हूँ कि जिन टैलेंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मुझे इन गरीब लोगों में से ही मिले। ये सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और अब वो अर्ज से कहता है कि आपकी सेवा करके मुझे काफी ज्यादा गर्व है। तो अर्ज कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो आओ कमाल के। तो ये सारी बातें एक लड़की छुपके सुन रही होती है, जिसके बाद वो सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी में लोग देखते हैं वो लोग इस टाउन के सबसे बड़ी मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर अर्ज देखते हैं कि हाँ तो काफी टेस्टी खाना है। तब एक दुकानदार अर्ज से कहते हैं कि क्या तुम एक ड्रैगन को अपना पेट बनाना चाहोगे। ये असली ड्रैगन के अंडे हैं जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से इम्पोर्ट किए गए हैं। ये सुनकर अर्ज एक्साइटेड हो जाता है कि इस दुनिया के अंदर ड्रैगन्स भी हैं। वो अब कहते हैं कि हाँ मुझे ड्रैगन्स चाहिए। वो दुकानदार उससे जितने पैसे मांगता है अर्ज उसे उतने पैसे दे रहा होता है, लेकिन तभी रीड्स अपनी तलवार को उस दुकानदार की गर्दन पर रख देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ फ्रॉड कर रहे हो। पिछले साल ही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड बंद हो गई थी और वैसे भी ड्रैगन के अंडे ऐसे टेम्परेचर पर हैश नहीं करते हैं, और तुम्हारी इतनी छोटी दुकान के ऊपर एक रेयर ड्रैगन के इतने सारे अंडे कैसे हो सकते हैं। तुमने लॉर्ड अर्ज के साथ स्कैम करने का सोचा, तुम्हें तो मरना चाहिए। ये सुनकर दुकानदार डर जाता है और कहता है कि ये बंदा पागल है क्या। मैं पर अब बर्स भी घबरा जाता है और अब वो रीड को रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये मुझे स्कैम कर रहा है, मैं एग नहीं खरीदूंगा, तो रुक जाओ। ये सुनकर अब वो रुक जाता है और अब वो अर्ज से माफी मांगता है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। वहीं पर अब अर्ज उसे माफ कर देता है और सोचता है कि ये क्या, अगर कोई मेरे साथ स्कैम करने का सोचेगा तो रीड्स उसकी ऐसी हालत करेगा, इसका मतलब मुझे थोड़ी सी समझदारी दिखाई होगी, नहीं तो मेरी वजह से कोई मारा जाएगा। जिसके साथ लोग देखते हैं वो लोग अब आगे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अर्ज दुकान से कैंडी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन तभी वही लड़की आकर उसे टकरा जाती है और वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और सब कह रहा होता है कि वो लड़की जल्दी में थी, वो मुझसे गलती से टकरा गई। तो रीड्स उसे कहते नहीं, उस लड़की ने आपका पर्स चुरा लिया। ये सुनकर अर्ज काफी डर जाता है और वो कहता है कि तो फिर हम लोग क्या करें। तो रीड्स अब उसे गोदी में उठा लेता है और वो लोग मिलकर उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की काफी तेज दौड़ रही होती है, लेकिन रीड्स अब उस लड़की के कपड़े को टच कर देता है, जिससे कि हम लोग देख पाते हैं कि ये लड़की कैसी दिखती है। वो लड़की अब दौड़ते हुए सीधा एक गली के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अब रीड्स और अर्ज भी पहुंच जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो लड़की 3 लोगों के पास पहुंचती है। वहीं पर अब एक बंदा उस लड़की से कहते हैं कि तुम में तो काफी हिम्मत है, तुम हमें स्लिप देने की कोशिश कर रही हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की को काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। और वो बंदा कहता है कि इस लड़की ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब कुछ और सिर्फ लेता है और अब उस बंदे से कहते हैं रुक जाओ, इस तरीके से बेचारी लड़की को मारना गलत है। ये सुनकर बंदा गुस्सा होता है और उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी रीड्स अब अर्ज को बचा लेता है और अब उस बंदे के पेट पे मुक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर उस बंदे के बाकी साथी भी हमला कर देते हैं, पर रीड्स काफी इजीली से दोनों को हरा देता है। उन लोग की अब काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते वो कह रहे होते हैं कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। उनके जाने के बाद वर्ड्स उस लड़की के ऊपर अपना अप्रेजल का यूज करता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस लड़की के पास तो जो मेज एबिलिटी है वो एस रैंक की है और लीडरशिप 92 की और प्रोग्रेस 116 की। और सब कहते हैं कि इसके नंबर तो काफी कमाल के हैं, इसके प्रोग्रेस तो मेरे फादर को टक्कर दे सकते हैं। पर इस लड़की के बाकी जितने भी एपिटाइट है वो डी रैंक के हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्बैट में अच्छी नहीं होगी। पर फिर भी इसका मतलब है कि इस लड़की के पास काफी कमाल की मैजिक पावर है। रेड साहब उस लड़की से आकर कहता है कि पर्स को रिटर्न कर दो, लेकिन तभी अर्ज उस लड़की से कहते हैं क्या तुम मेरी रिटर्नर बनोगी। ये सुनकर अर्ज भी हैरान होता है और अब अर्ज से कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, ये लड़की तो एक चोर है। जिस पर अर्ज कहते हैं लेकिन इस लड़की के पास मैजिक का काफी कमाल का टैलेंट है, मैंने किसी भी इतने पोटेंशियल पर्सन को नहीं देखा है। लेकिन तभी वो लड़की अर्ज से कहती है कि तुम्हें सर्व करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। ये सुनकर अर्ज हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों। जिस पर वो लड़की कहती है कि ऐसी भी कुछ चीज है जो कि मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो अर्ज उसे कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो मैजिक का काफी कमाल का टैलेंट है, क्या कोई तरीका है तुम्हें मनाने का जिससे कि तुम हमें ज्वाइन करो। तब वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, मैंने आज तक कभी मैजिक यूज नहीं करा है। तो अर्ज कहते कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास मैजिक का टैलेंट है और अगर तुम पर्स चुराती हो तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी हार्ड है। तो अगर तुम मेरी रिटर्नर बनोगी तो तुम्हें सैलरी मिलेगी और साथ में खाना भी, तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी, इसलिए प्लीज हमें ज्वाइन करो। तब वो लड़की उसे कहती है कि लगता है तुम एक बिगड़े हुए नोबल बच्चे हो, तुम नोबल्स को किसने हक दिया है दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का। तुम एक नोबल हो इसलिए तुम लग्जरी लाइफ जीते हो, मुझे कोई भी शौक नहीं है एक टूल बनने के लिए जो कि तुम्हारी लग्जरी लाइफ की रक्षा करेगी।
तुमने मुझे नीचे दिखा रहे हो। ये सुनकर अर्श उसे कहता है कि मैं वैसे नोबस की तरह नहीं हूँ। मैं एक दिन एक ऐसा टाउन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाए, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि लेकिन वो दिन कब आएगा? तुम हमेशा से एक लग्जरी लाइफ जियो हो, इसे तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन हम जैसे लोग अपना पूरा दिन गलियों में बिताते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा अगला खाना हमें कब मिलेगा। हम लोग किसी दिन का वेट नहीं कर सकते। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे रिटेनर बन जाऊँ, जिससे कि तुम बाकी सभी लोग को दिखा सको कि तुम कितने ग्रेट हो और कितने दयालु हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर अब अर्श की बोलती बंद हो जाती है। वहीं पर अब रीड्स उस लड़की के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सफर कर रही हो, लेकिन तुम्हें अर्श का पर्स रिटर्न करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है, ये लो, तुमने वैसे मेरी जान भी बचाई है, तो अभी सब बराबर होता है। तभी अर्श उस लड़की के हाथों पर कुछ निशान देखता है और उसे पूछते है कि आखिर वो 3 कौन लोग थे। तो वो बताती है कि वो स्लेव ट्रेडर के नौकर थे। मैं पकड़ी गई थी जब मैं एक नोवेल की दुकान पर चोरी करने गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक स्लेव ट्रेडर को बेच दिया। मैंने जैसे तैसे करके उसे स्लिप तो दे दी थी, पर उसके नौकर मेरे पीछे पड़ गए। मुझे पता है कि वो मेरे पीछे क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को काफी पैसे तो दिला सकती हूँ, क्योंकि मैं कितनी खूबसूरत जो हूँ। ये सुनकर अर्श और रीड्स काफी अजीब सा बनाते हैं और ऐसे गिनकर सोचते लगते हैं कि क्या ये लड़की सही में खूबसूरत है। जिसके बाद अब अर्श उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम भाग देती तो आखिर तुम इस टाउन में अभी भी क्यों हो? तुम्हें तो दूर भाग जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बच्चे आ जाते हैं, जो कि शार्लेट को आकर घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, हमें काफी भूख लग रही है, तुम 2 दिन से गायब थी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये देखकर अर्श सोचते है कि आखिर ये सारे बच्चे कौन है। तब शार्लेट उसे बताती है कि ये सारे बच्चे मेरी तरह हैं। ये सभी अनाथ बच्चे हैं, इनके पास कोई फैमिली नहीं है, इससे इन लोगों को शीट्स पर ही जीना पड़ता है। मैं सभी लोगों को यहीं पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर अर्श कह रहे ठीक है, मैं तुम्हें रिक्रूट करने का ट्राई नहीं करूंगा। जिसके बाद अब वो रीड से कहते हैं कि मुझे मेरा पर्स दो। तो पर्स लेने के बाद अर्श शार्लेट से कहता है कि ये लो, मेरा पर्स ले लो। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे खुद से दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैं ये तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। ऐसे बोलकर वो उस पर्स को ले लेती है। वहीं पर अब अर्श उसे कहते हैं कोई बात नहीं, ले लो। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि तुम कितने अजीब हो। ऐसे बोलने के बाद वो चली जाती है। वहीं पर अब अर्श भी उन लोगों को बाय कर रहा होता है और अब वो कहते हैं कि इन सही बच्चों को मैं शार्लेट से अलग नहीं कर सकता हूँ। पर अब अगले में अर्श बालकनी में बैठा होता है। तब रीड्स उसे कहता है कि आपको अंदर आ जाना चाहिए, बाहर ठंड है। वहीं पर अब अर्श से दुखी बैठा होता है। तो रीड्स अब उसे कहता है कि मेरी भी हालत शार्लेट की ही तरह थी, तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो कैसा फील कर रही है। ये दुनिया गरीब लोगों के लिए दयालु नहीं है। पास्ट में उसके साथ नोबस ने काफी बुरा बिहेव किया होगा, इसलिए वो सभी नोबस को बुरा मानती है। लेकिन आप बिल्कुल भी उन नोबस की तरह नहीं हो, मैं आपको सबसे ज्यादा जो जानता हूँ। तब अर्श कहता है कि एक पॉइंट पर मैं अपनी लग्जरी लाइफ को ग्रांटेडली लेने लग गया था, तो शार्लेट तो मुझसे गुस्सा होगी, लेकिन सही में मैं एक काफी अच्छी स्वीटी बनाना चाहता हूँ। पर लगता है मैंने ये सब करने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। शार्लेट ने जो कहा वो सब कुछ सही कहा। तभी अचानक से अर्श देखते हैं उन्हीं बच्चों को जो कि शार्लेट का नाम बोलकर दौड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर अर्श और रीड्स नीचे पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बच्चे भी उन लोग को पहचान जाते हैं और अब उन्हें बताते हैं कि वो लोग शार्लेट को ले गए। हम लोग अब देखते हैं उन्हीं तीनों बंदों को जो कि शार्लेट को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। और अब ये बढ़ जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आज सब्सक्राइब करके जाना। तो आप फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक